वेलकम टू ऑल माय चैनल बायोलॉजी गुरु। दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स। जनरली मैं आपको यहाँ बता दूं कि रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स लगभग सेम ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रेस्पिरेशन की बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट में ऐसा कोई लंग्स वगैरह तो रहते नहीं है भाई। यहाँ पर हर एक ऑर्गन, चाहे वो लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे वो आपका रूट हो, वो अपने ऑक्सीजन की जो पूर्ति है, रेस्पिरेशन जो है अपने आप ही करते हैं। ठीक है ना। अब ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम बाद में बताएंगे। हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन प्लांट्स। ये हम आपको ओवरऑल बता रहे हैं किस तरीके से। जैसे आपने सुना होगा ग्लूकोन डी पीते ही जान में जान डाल दे, तो ग्लूकोज किस तरीके से एटीपी बनाता है, जान में जान डाल देता है, ये देखना है। C6H12O6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेगा, C6CO2 + 6H2O 38 ATP, दैट इज व्हाट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके ना, ये प्रोसेस कैसे होती है, कहाँ होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये होता है सेल के अंदर ही है। तो सेल में क्या होगा कि कौन कौन सी प्रोसेस है, कैसे हो रही है। तो सबसे पहली प्रोसेस है रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस, और ये प्रोसेस कॉमन है, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म हो। ओके, तो यहाँ ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है कितने मॉलिक्यूल, 2 × लिखा है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड की या पायरुवेट की। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है 6, ये कितने हैं 3C, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। प्रोसेस कहाँ हो रही है? सेल के साइटोप्लाज्म में हो रही है, ये आपका ग्लाइकोलाइसिस हो गया। ओके नाउ, अब जो पायरुवेट है, पायरुवेट का क्या होगा, इसका क्या भाग है, तो व्हाट द फेट ऑफ द पायरुवेट। तो ये इसका फेट जो है डिपेंड ऑन व्हाट सेलुलर नीड। तो इसमें बता रहा है कि 3 मेजर पाथवेज हैं। कितनी हैं? 3 मेजर पाथवे। वैसे तो हम 2 भागों में बांटते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, लेकिन उन्होंने एनसीईआरटी सबसे 3 भागों में बांटा है। कैसे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और दूसरे थर्ड जो कहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज वन फर्स्ट, दिस इज वन सेकेंड, दिस इज थर्ड वन। ओके, तो ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इससे कैसा प्रोसेस हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए होती है, टिक लगा हुआ है, तो इसका मतलब ठीक है। अब फर्मेंटेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, तो हम देखते हैं जो अपने जितने भी आपके बियर, ब्रांडी, रम, सब ये सब के सब किससे बनते हैं? फर्मेंटेशन से बनते हैं। यही प्रोसेस है। कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म में ही है। ठीक है। कहाँ होती है? मैनी प्रोकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक ईस्ट, और जनरेटिंग सीड में ये आपको देखने को मिल जाएगी। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है क्या में? लैक्टिक एसिड में, और वो हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, जिससे कि हमें फैटिक, थकान महसूस होती है। ये आपका हो गया। अब इधर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस तरीके से होता है देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। ग्लूकोज जो पायरुवेट है उसका किस तरीके से CO2 H2 और एनर्जी कितनी? 38 ATP। तो कैसे बनेगी? तो ये प्रोसेस एरोबिक ऑर्गेनिज्म में होगी। किस तरीके से होगा? तो जो पायरुवेट है वो अंदर एंट्री कर जाएगा। ये कौन सा पार्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स पार्ट है। ओके, तो पायरुवेट पहले क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में। तो ये इसे कहते हैं लिंक रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसी को? हम कुछ बुक्स में मेंशन किया हुआ लिंक रिएक्शन या गेटवे पाथवे। क्या बोलते हैं? गेटवे पाथवे, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे कि हम क्रैब साइकिल की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पायरुवेट बना लिया। पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड होता है? 2 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे मिलेगा आपको OAA, ऑक्जुलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो ये आपका हो गया 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो क्रैब साइकिल का जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है सिट्रिक एसिड। तो ये सब चीज़ हमें अच्छे से पढ़नी है, डिटेल पढ़नी है, पहले आप ओवरऑल एक आइडिया आपको मिल जाए। ओके, तो इसे कहते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रैब साइकिल। किसको बोलते हैं? OAA। क्या लिखा है? फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्रैब साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो सिट्रिक एसिड है। तो ये क्रैब साइकिल चल रही है, क्रैब साइकिल सिट्रिक साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है। ओके, इसके अलावा ETS, OP। ETS क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या ETC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जिसके द्वारा फास्फोराइलेशन मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ATP। फास्फोराइलेशन मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP, तो ATP बन जाएंगे। ठीक है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म में भी हो रही है और माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होती है, ये सब हम आगे जाके देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस टर्म ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्लाइकोज मीन्स शुगर, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन। ओके, तो ग्लूकोज क्या है, इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, इससे कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनाते हैं। इस पर स्टार लगा लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कहाँ होती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात डिस्कस कर लिया है, साइटोप्लाज्म में होती है। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कॉमन पाथवे है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, सभी में ये पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, नेक्स्ट आपका हो गया दैट इज डजंट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए एक ऐसी प्रोसेस हो गई, एनारोबिक प्रोसेस है। ये भी बहुत तगड़ी लाइन है, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म दैट इज ओनली द प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। किसके लिए, एनारोबिक प्रोसेस के लिए केवल यही है, ऑर्गेनिज्म के लिए यही प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। इसमें कितने होते हैं, 10 रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, 10 स्टेप्स है। इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, कि 3 साइंटिस्ट जिन्होंने इस स्कीम को दिया था उनका नाम है एम्बडन, मेयरहोफ एंड पार्टनर्स, इसलिए इनको ईएमपी पाथवे कहते हैं। अब ग्लूकोज आता कहाँ से है, तो प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड सुक्रोज, लिखा हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर स्टार्च वगैरह हैं जो कि स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, वहाँ से मिल सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ सुक्रोज की, सुक्रोज में एक एंजाइम होगा दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम है वो, इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम जैसे लगाएंगे तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या बन गए, मोनोसैकेराइड, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में आप डायरेक्ट डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड नहीं दे सकते, उसको ग्लूकोज में तो कन्वर्ट आपको करना ही पड़ेगा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ठीक है। फिर में फास्फोराइलेशन होता है, तो आगे की प्रोसेस कैसे होती है ये अपन देखेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज एसिटाइल हो रही है, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट बन गए, इसमें 2 NADH2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 NADH + H+, लिखते ऐसे ही हैं, लेकिन अब सुविधा के लिए हमने ऐसे लिख लिया है 2 ATP। तो ये आपका हो गया, टोटल देखा जाए तो 8 ATP इसमें बनते हैं। कैसे बनते हैं चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। स्ट्रक्चर का केवल उद्देश्य ये है कि आपको समझ में आए, जैसे हमने कहा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है, तो कैसे बन रहा है, 6 फास्फेट क्यों बोल रहे हैं, इसका केवल मेन उद्देश्य ये है। आपको स्ट्रक्चर्स याद नहीं करनी है और डायरेक्ट आपका NCERT वाला पढ़ना है, लेकिन आप यहाँ एक बार देख लीजिए। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ओके, तो इसमें C6 होंगे, देखो 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो इसमें देखिए पहले कार्बन क्या लगना है, CHO, लास्ट वाले पे क्या लगना है, CH2OH, और बीच में HOH लगा दो। थर्ड में ध्यान रखना है, केवल थर्ड में आपको यहाँ H रहेगा, बाकी सब में OH, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ग्लूकोज में क्या करेंगे, हम ATP यूज़ करेंगे। ATP लगाएंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ADP, डाईफास्फेट में। एक फास्फेट कहाँ गया, एक फास्फेट जो है वो इसके 6 कार्बन पर यहाँ जुड़ गया है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट, या ग्लूकोज के 6 कार्बन पर फास्फेट ऐड कर दिया, पूरी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। देखिए ओके, नाउ अब एंजाइम हम बाद में बताएंगे, अभी हम कुछ नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्ट पहले प्रोसेस देखते हैं। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया। अब ग्लूकोज से हमें फ्रक्टोज बनाना है, क्या बनाना है हमें, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज कैसे बनाएंगे, ये H जो है ना इसको इधर ले आओ और ये वाला H इधर ले आओ। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, CH2 हो जाएगा, OH, देखिए CH2OH। अब यहाँ पे दोनों चलेगा, क्या बचा, CO, तो C डबल बॉन्ड हो, और पूरा उतार दो आप ऐसे ही, ठीक है। ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, क्योंकि फ्रक्टोज के 6 कार्बन पे क्या लग गया, फास्फेट। अब आप देखें ग्लूकोज फ्रक्टोज में अंतर क्या है, सेम रहता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अंतर होता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। ये अंतर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, बाकी सब सेम रहता है। ओके, अब हमने यहाँ पे फ्रक्टोज बना लिया है, ये फर्स्ट कार्बन है फ्रक्टोज का, ये कौन सा है, 6 कार्बन है। अब हम फिर से यहाँ ATP लगा रहे हैं, जब भी ATP लगाएंगे तो मैग्नीशियम आयन जरूर लगेंगे, ठीक है। अब ATP, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, चेंज इनटू डाईफास्फेट, एक फास्फेट कहाँ जाएगा, यहाँ लग जाएगा, H हट के P आ जाएगा, देखो CH2OP। तो फर्स्ट कार्बन पे भी P आ गया, 6 पे भी P आ गया, 2 बार P आ गए, तो उसको बोलेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बिस मतलब बाई मतलब 2, फर्स्ट पे भी और 6 पे भी लगा, इसलिए ये नॉमेनक्लेचर है। अब हम इसको फ्रक्टोज पे स्प्लिट कर देंगे। ये कार्बन कार्बन है ना, इनके बीच में स्प्लिटिंग होती है यहाँ पे, तो ये आपकी स्टार्टिंग में लाइन भी मिलेगी। रेस्पिरेशन में कार्बन कार्बन जो स्प्लिटिंग होती है, ये बॉन्ड टूटता है, तो ये स्प्लिटिंग ऐसे करनी है, देखो ऐसे, ये अलग ये अलग। तो यहाँ पे क्या होगा, CHO, CHOS, CH2OP, एक तो कंपाउंड ही बन जाएगा, इसका नाम है PgAl, और ये वाला H यहाँ लग जाएगा, तो CH2OH, CH2OP। कैसे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको देखते हैं। देखो CHOH, ठीक है, ये बन गया PgAl, इसे कहते हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, क्योंकि थर्ड कार्बन पर क्या लगा हुआ है, फास्फेट।
इसका नाम क्या होगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। डाई हाइड्रोक्सी है दोनों ग्रुप, कीटोन ग्रुप लगा हुआ, ये हो गया DHAP। ओके, तो ये क्या होता है, DHAP भी इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। तो यहाँ पे एंजाइम लग जाएगा आइसोमरेज। कैसे, ये वाला H यहाँ ले आओ, ये वाला H यहाँ ले जाओ, तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल बन गए PGL के, अब यहाँ पे बन गए हैं 2 मॉलिक्यूल। अब आगे जितने भी बनेंगे सब 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। ओके, क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या होगा, अब देखो यहाँ पे CHO है ना, इसके ऊपर COP लिख दो बस। इसमें फास्फेट भी ऐड करते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं, PI एनोनिक फास्फेट लगा दिया, तो ये वाला फास्फेट यहाँ लग गया। बाकी CHOH ये लिख देंगे, ये हो गया। तो ये क्या बन गया आपका 1,3-बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं इसको, बोलते हैं 1,3-BPGA बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि फर्स्ट पे और थर्ड पे तीनों पे लगा, ये दोनों पे लगा हुआ है फास्फेट ग्रुप, 1,3 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे इससे, हम ये वाला जो फास्फेट है इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो यहाँ पे H आ जाएगा। तो देखो H आ गया। अब वो फास्फेट किसने ले लिया, ADP ने। ADP डाईफास्फेट से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। तो ये आपका है शानदार काम। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइजिंग, क्योंकि सबस्ट्रेट की लेवल पे इतनी एनर्जी निकलती है जिससे कि ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट ATP फॉर्मेशन कहाँ होता है, वो 1,3-PGA से 3-PGA। याद रखिए स्टेप, बहुत शानदार स्टेप है, खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है कि ये इस तरीके से 3-PGA, हम यहाँ क्या बोल रहे थे 1,3 के, 1 पे लगा 3 पे लगा रहा, अब क्या 3 पे लगा, इसलिए इसको 3-PGA बोल रहे हैं। ठीक है, इस फास्फेट को हम यहाँ लेके जाएंगे तो H यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा COP और H। तो ये इसको बोल रहे हैं, अब कहाँ पहुँच गया, सेकेंड कार्बन पे, तो क्या बोल रहे हैं 2-PGA, 1,3-PGA 3-PGA 2-PGA। अब बनाते पैप। पैप का फुल फॉर्म है पैप फास्फोइनोल पायरुवेट, PEP। ओके, तो ये आपका हो गया। तो इसमें क्या करना है कि पैप कैसे बनता है, ये तो हम देख लिया, सेकेंड पे चला जाएगा। अब यहाँ पे जो H2 है ना, ये देखिए, ये H2O ये निकाल दिया अपन ने। तो यहाँ पे H2O रिमूव हो जाएगा, एक प्रोसेस चलेगी, उसका नाम है इनोलेज। ये पैप बन गया। तो यहाँ पे क्या देखा आपने, COH COP और CH2, देखो CH2 यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बनाना पायरुवेट। तो पायरुवेट कैसे बनाएंगे कि ये वाला जो फास्फेट है ना, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो H आ जाएगा, इस H को यहाँ ले आएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे CH3, यहाँ CH3 C1H2 COH, ये लिखा है CH3 C1H2 COH। तो ये बन गया क्या, पायरुविक एसिड। तो कितने मॉलिक्यूल बने यहाँ, फाइनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो ये है PGL के बाद जितने ही बन रहे हैं सब 2-2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पे कितने ATP बन रहे हैं, 2 ATP। ठीक है, यहाँ पे कितने ATP बन रहे हैं, 2 ATP। अब चलते हैं एंजाइम की तरफ। तो एंजाइम के लिए कंसेप्ट होता है, जब भी ATP कन्वर्जन हो रहा है ना, इसमें काइनेज एंजाइम लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, काइनेज, जो कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लगते हैं। सबस्ट्रेट क्या है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोकाइनेज। और ग्लूकोज क्या शुगर है, हेक्सो शुगर है, C6 है, इसलिए इसको हेक्सोकाइनेज भी कहते हैं। नाउ तो अब क्या हो गया, ये एक दूसरे के आइसोमर है, तो आइसोमरेज लगा दिया यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट ये सबसे तगड़ा एंजाइम है, जो कि फ्रक्टोज से 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनने में लग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ATP लगा रहे हैं, ADP कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे दोनों फास्फेट लगा हुआ, तो फ्रक्टोज दोनों शुगर हैं, और काइनेज तो लगाएंगे क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं PFK, फास्फो फ्रक्टो काइनेज। ये सबसे मेन एंजाइम है जो पूरी प्रोसेस, पूरी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। सबसे मेन एंजाइम इसको बोलते हैं पेस मेकर, और कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, मेन एंजाइम, जो पूरी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। यहाँ पे हम स्प्लिटिंग कर रहे हैं, स्प्लिटिंग के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है, उसका नाम है एल्डोलेज। ये स्पेसिफिक एंजाइम हो गया। नेक्स्ट आपका देखा जाए तो देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट, यानी 2 H मिल जाते हैं। एक तो यहाँ से, एक ये P है ना, इसमें इसका भी H आता है, तो 2 H यहाँ से मिल गए इसको, तो 2 H कौन पकड़ लेगा, NAD, क्या बना ले गए, NADH2। तो ये NAD से NADH2 बनाने के 2 H ले कहाँ से रहे हैं, ये ले रहे हैं किससे, PGL से। कितने, 2 रिडॉक्स प्रोटीन, एक मॉलिक्यूल से 2 मिल रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल से कितने मिलेंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ले किस रहे हैं, PGL से, दे किसको रहे हैं, NAD को, तो NAD ने क्या बना लिया, NADH2, यहाँ NAD का रिडक्शन हो गया। ओके, तो इसे कहते हैं PGL। अच्छा, यहाँ एंजाइम देखिए, जब भी आप NAD से NADH2 या FAD से FADH2 बनाएंगे तो एंजाइम का नाम है डिहाइड्रोजनेज। तो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लग गया। तो सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, सब PGL डिहाइड्रोजनेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये फास्फोग्लिसरिक एसिड है,
तो फास्फोग्लिसरेट काइनेज ये आपका आ गया, ठीक है। काइनेज लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये देखिए एरो क्या बता रहा है कि ADP लगा रहे हैं और ATP बन रहा है, तो ये एरो को जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे पता ही है आपको म्यूटेज, जब भी आप ये आप थर्ड से फास्फेट लेके जा रहे हैं ना सेकंड कार्बन में, तो म्यूटेज लगेगा। ओके, तो ये आ गया। पानी का निकलना इनोलाइजेशन, इनोलेज हो गया। ये कौन सा हो गया? पायरुवेट काइनेज, इसके अकॉर्डिंग लगाना है प्राइवेट और काइनेज तो लगेगा, तो इसलिए पायरुवेट काइनेज हो गया। अब हम पढ़ते हैं ATP सीट के बारे में। ATP सीट के बारे में पढ़ते हैं। ये पूरा ATP सीट है, क्या है? ATP सीट हम बना रहे हैं। इसमें की तरह कितने ATP खर्च हुए हैं, कितने ATP आपके बचे हुए हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले ATP यूज़ कहाँ यूज़ हुए थे? एक तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट ने एक ATP यूज़ किया था, एक फ्रक्टोज 6 फास्फेट से, ये देखिए दिख रहा है फ्रक्टोज, यहाँ पे भी हमने फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट बनाया था, उसमें भी एक ATP यूज़ किया था। कितने ATPs हो गए? 2 ATP। अब तक देखते हैं कि ATP फॉर्म कितने बनते हैं। तो यहाँ पे जब PGL से या 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से 1,3-BPG बनाते हैं तो इसमें 2 NADH2 बनते हैं। एक NADH2 ETS में जब जाता है तो 3 ATP बनाता है। हाउ मेनी? 3 ATP आर देयर। तो क्या होगा? 2 × 3 कितना हो गया? 6 ATP, ठीक है, यहाँ बन गए। 1,3-PGA से 3 PGA बनाने में 2 ATP बन रहे हैं। पेप्टो पायरुवेट यहाँ पे भी 2 बन रहे हैं। टोटल कितने हो गए? 10। अब हमें यहाँ ये देखना है कि टोटल तो बने हैं 10 में से खर्च कितने हो गए थे? 2 ATP। 2 10 - 2 = कितना हो गया? ये आपके आ गया 8 ATP। टोटल ATP 8 ATP, ठीक है। इसी को आपकी NCERT नेट गेन कह रही है। वैसे तो नेट गेन का मतलब ये है कि टोटल 4 ATP बने हो, 4 में से 2 यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, तो 2 ATP नेट गेन में आएंगे। लेकिन NCERT के हिसाब से अपन नेट गेन इसी को मान लें। अब यहाँ पे हम लिखा है SLP, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। वो कौन कौन से स्टेप है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो स्टेप है 1,3-PGA से 3 PGA, पेप्टो पायरुवेट। ये दो स्टेप हैं जहाँ डायरेक्ट ATP बनती है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट फास्फोराइलेशन या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। उनके स्टेप भी हम आपको बता दें, ये आपका 7th स्टेप पे होगा और ये वाला है 10th स्टेप में। किस स्टेप में ये बनते हैं? ओके, तो ये आपका हो गया ओवरऑल अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। चलिए हम NCERT वाला डायग्राम देख लेते हैं। इसमें सेम है। ग्लूकोज से क्या? ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये देखिए ATP कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। एक ATP हमने यहाँ यूज़ कर ली। फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में यहाँ पे हमने ATP यूज़ कर ली। 2 ATP यहाँ यूज़ कर ली हमने। ओके, नाउ आगे हम चलेंगे तो इसमें क्या है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये टूट रहा है किसमें? देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट्स को क्या हमने क्या बोला है? इसी को हमने बोला है PGL, पागल। ओके, ये धप हो गया, धप एंड पागल, DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये भी ये भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये आगे कौन जाएगा? पागल जाएगा। यहाँ पे NAD से NADH2, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं इसको यहाँ पे मिल रहे हैं 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट। ओके, दे कौन रहा है? PGL। किसको दे रहा है? NAD को, तो क्या ना लेगा? NADH2। तो ये आपका ये ध्यान रखिएगा। तो एक ग्लूकोज से 4, एक PGL से 2, ऐसे रखना है ना। नेक्स्ट जो है ये आपका 1,3 फास्फेट बन गया। 1,3-BPGA कह रहे थे, जिसको हम 1,3-BPGA बोल रहे थे, ये बन गया है। यहाँ पे देखिए इसका एक फर्स्ट वाला फास्फेट हम गायब कर देंगे। कौन पकड़ लेगा? ADP। क्या ना लेगा? ATP। तो क्या बन जाएगा? आप 3 PGA। ओके, अब 3 PGA से क्या होगा? ये 2 क्या लेगा? 2 मतलब 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल सब बन गए यहीं से भी, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल हैं 3। अब 3 PGA से क्या आएंगे? 2 PGA, ठीक है। और 2 PGA के बाद में यहाँ पे हमने H2 निकाल दिया था और क्या बन गया था यहाँ पे? फास्फोइनोइल पायरुवेट, जिसे हम कहते हैं PEP, पेप्टो पायरुवेट। तो ये आपका हो गया अबाउट द स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो आप हमसे जुड़े रहिए। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू।